हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज बात करने वाले फ्रेंड्स हम लोग आरडीएस फैक्टर के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? आरडीएस फैक्टर के बारे में। ये एग्जाम के लिए जितना ज़्यादा उपयोगी है उनसे कहीं ज़्यादा आपके जीवन में, आपके लाइफ पे जानने की ज़रूरत है, और ये लाइफ की जानना इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आरडीएस फैक्टर के आपके लाइफ में क्या उपयोग है। तो सीधे शब्दों में अगर बात की जाए तो आरएस फैक्टर की जिम्मेवारी आपकी जिंदगी को बना सकती है और तबाह भी करने के लिए काफी है। दरअसल हम बात कर रहे हैं आरएस फैक्टर की इस फैक्ट पे कि आरएस फैक्टर की अगर सही तरीके से कॉम्बिनेशन ना बैठे तो आपकी जिंदगी, आपके कैरियर, आपके आगे आने वाली लाइफ में आपके बच्चे, आपके भविष्य दोनों खतरे में पड़ सकती है। इसलिए आज की क्लास आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट और ज्यादा खास होने वाली है। बिना लेट किए हुए हम अपने टॉपिक्स पे आएंगे और जानेंगे जरा सा आरएस फैक्टर के बारे में। मैंने कल आपको बताया था एंटीजेन, एंटीबॉडी, ब्लड, ब्लड ग्रुप्स, इन सभी के बारे में पिछले क्लास में हमने चर्चा किया था। हमने आपको बताया था कि कितने प्रकार के एंटीजेंस होते हैं, कितने प्रकार के ब्लड ग्रुप्स होते हैं। जैसे एक बार हम थोड़ा सा चर्चा कर देते ताकि इन बातों को समझने में थोड़ा सा क्या हो जाएगा, सहूलियत हो जाएगा, थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं पहले ब्लड ग्रुप्स की। ब्लड, इधर लिख देते हैं थोड़ा सा अच्छा रहेगा। हम बात कर लेते हैं किसकी? ब्लड ग्रुप की। तो ब्लड ग्रुप में क्या क्या देखने को मिल रहा है भाई? ए है, ओ से स्टार्ट कर लेते हैं। ओ, ए है, बी है और ए बी है। ए बी है, यही चार ब्लड ग्रुप है, ये आपको पता है। अगर हम बात करते हैं एंटीजन की, किसकी बात करते हैं? एंटीजेंस की। तो एंटीजन बताओ किस में होता है? तो आप कहेंगे कि ओ में तो होता नहीं है। ओ में क्या होता है? ओ में एंटीजन होता नहीं है, नॉन, ये नॉन एंटीजन है। और उसके बाद ए में अगर कहिएगा तो ए का एंटीजन ए खुद ही होगा, बी का एंटीजन बी ही होगा, और ए का आपका ए एंड बी दोनों एंटीजन बनेगा। क्लियर है आप लोग को? अगर बात कीजिएगा एंटीबॉडी की, किसकी बात कीजिएगा? एंटीबॉडी की। तो एंटीबॉडी में क्या होगा कि ओ का एंटीबॉडी क्या होता है? ओ का बताइए एंटीबॉडी क्या होगा? तो ओ का एंटीबॉडी अल्फा एंड बीटा दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं। ए का एंटीबॉडी अगर बात कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? ए का एंटीबॉडी क्या हो जाएगा? सेम कंडीशन हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। ठीक है, ए का एंटीबॉडी क्या हो जाएगा? बीटा, और आपका बी का क्या हो जाएगा? अल्फा। ठीक है, और अगर इसकी बात कीजिएगा तो इसकी एंटीबॉडी कोई भी होती नहीं है। तो ये तो आपको पता है, मैंने पिछले क्लास में भी चर्चा किया था। दिख नहीं रहा है क्या आप लोगों को? ये बीटा है और ये अल्फा है, दिख रहा है? ठीक है, नीचे नॉन है, ये जो वैल्यू है ये नॉन है। क्लियर है यहां तक? इसमें अल्फा एंड बीटा दोनों है, अल्फा भी है और प्लस में बीटा भी है। क्लियर है आपको एंटीबॉडी? चलिए देखिए, तो अब जरा देख लीजिए कि ब्लड ग्रुप पता हो गया, एंटीजन पता है और एंटीबॉडी भी पता है। तो बात कर लेते हैं आरएस फैक्टर की। आरएस फैक्टर वास्तव में बताता है, इनके बारे में खोज की कहानी अगर कहेंगे तो दो है वैज्ञानिक जिन्होंने इनके बारे में चर्चा किया है। एक तो आपका लैंड स्टेनर, और दूसरा इसका एक और फ्रेंड है जिनका नाम है विनर। लैंड स्टेनर और विनर सबसे पहली बार इन्होंने बंदर की आरएस फैक्टर की जांच करी और इन पे सबसे पहले रिसर्च किया। आपको पता होना चाहिए जितना भी रिसर्च होता है जनरली जानवरों पे होता है, और इसकी नैतिकता की बात की जाए तो ये बिल्कुल गलत है। कोई भी जीव है, अगर उसके जानवर के साथ, जानवर ही क्यों ना हो, लेकिन अगर उनके साथ उनके लाइफ पे आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, अगर वो अगर एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं होता है तो उनकी तो मृत्यु हो जाती है। तो ऐसी चीजों पे बहुत बार डिस्कस हुई है, लेकिन क्या कीजिएगा, इंसान को बचाने के लिए इंसान अपनी जान पे पड़ता है, तो आदमी सोचता है कि पहले प्रयोग करके उन्हीं पे देख लिया जाए। जैसे कि आपको पता है कि जितने भी वैक्सीन वगैरह का ट्रायल होता है जनरली बंदर पे या चूहे पे किया जाता है, और ये ट्रायल सक्सेसफुल होने के बाद उसके बाद मानव पे ये ट्रायल किया जाता है। वो भी ट्रायल अगर होने के समय आपको इसको ऑब्जर्वेशन किया जाता है, ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है कि एंटीडोट बना के रखा जाता है कि अगर ये किसी कारणवश अगर ये वैक्सीन प्रॉब्लम क्रिएट करेगी तो इसका एंटीडोट हम डाल के उसको फिर क्या कर लेंगे? न्यूट्रल कर लेंगे। लेकिन हमेशा ये वर्क सक्सेसफुल नहीं होता है, बहुत से कंडीशन में मृत्यु हो जाती है।
तो बेचारे लैंडस्टीनर और वीनर दोनों ने आपके एक बंदर पे ये प्रयोग किया था और आरएस फैक्टर निकालने की और आरएस फैक्टर बनता क्यों है इनके बारे में इन्होंने चर्चा किया था। क्लियर है आप लोग को? अब जब पता चल गया आपको कि आरएस फैक्टर के बारे में इन्होंने चर्चा की इन दोनों ने, तो जरा ये भी समझ लो कि आरएस फैक्टर इन्होंने कितने तरह के बताया। तो क्या भाई आरएस फैक्टर जो बनेगा वो दो प्रकार के, एक आरएस पॉजिटिव होगा और एक होगा नेगेटिव। ठीक है, इन्होंने कितने टाइप्स के बताया? दो प्रकार के, एक पॉजिटिव वाला और एक क्या निगेटिव वाला। क्लियर है आप लोग को? एक पॉजिटिव वाला और एक निगेटिव वाला। आरएस फैक्टर पॉजिटिव वाला में कहता है कि वैसे ब्लड ग्रुप्स यानी इनके अंदर वैसे ब्लड ग्रुप आएंगे जिसमें क्या हो, जिसमें एंटीजन हो, जिसमें क्या हो, एंटीजन दिया हो। तो जरा सोचिए कि एंटीजन किस में है, ए में है, बी में भी है, ए बी में भी है। तो ये क्या हो गया, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा और ए बी, ये सभी किस में आ जाएंगे, तो ये सभी आरएस फैक्टर पॉजिटिव में आ जाएगा। क्लियर है आप लोग को? यानी ऐसे आपका ब्लड ग्रुप्स जिस ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं, एंटीजन जिसमें एंटीजन हो, है ना जी, जिसमें एंटीजन उपस्थित हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे आपका आरएच फैक्टर पॉजिटिव। क्लियर है आप लोग को? अब जरा बात कर लेते हैं आरएच नेगेटिव। आप तो कहेंगे सीधा बात कि सर आप सीधा कह लो ना कि जिसके अंदर एंटीजन नहीं पाया जाएगा वह किसमें आएगा, वह ब्लड ग्रुप आएगा आपका किसमें, आरएच नेगेटिव में। अर्थात कि जिस ब्लड ग्रुप में क्या नहीं मिलेगा, तो एंटीजन नहीं मिलेगा, जिस ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं मिलेगा तो वह किस ब्लड ग्रुप में आएगा, तो वो आएगा आपका आरएच फैक्टर निगेटिव में। तो जरा बताओ कि इसके अंदर क्या आएगा, तो कहेंगे सीधा कि ए निकल गया, बी निकल गया, ए बी निकल गया, तो बचा कौन, एक ही ना बचा है जी, तो वह ब्लड ग्रुप ओ जो है वह किसमें आएगा, आरएच फैक्टर निगेटिव में। क्लियर है आप लोग को? तो यह कंडीशन होता है आपका ब्लड ग्रुप बनने का। अब जरा एक केसेस पे चर्चा करते हैं कि अगर पिता ब्लड ग्रुप किसका हो, माता किस ब्लड ग्रुप का हो, तो कैसे आपका यह कॉम्बिनेशन बनता है, बच्चे के अंदर क्या प्रॉब्लम आ सकती है, और बच्चे के किन केसों में आपका आरएच फैक्टर पॉजिटिव आएगा, निगेटिव आएगा, कैसे आएगा, क्या आएगा, इन सभी बातों की चर्चा हम लोग करते हैं। देखिए एक चीज और है, मैंने आपको क्रॉस करना सिखाया हुआ है। ठीक है, क्रॉस करना सिखाने का मतलब है कि क्रॉस कैसे होता है इनके बारे में हमने जानकारी बताई है। क्रॉस का मतलब होता है कि हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। चलिए जरा हम बताने की कोशिश करते हैं, जरा समझिए इसे। चलिए बात कर लेते हैं, मान लीजिए कि पिताजी को आरएच फैक्टर पॉजिटिव बना देते हैं, आरएच फैक्टर पॉजिटिव पिताजी को, और माता रानी को क्या बना देते हैं जी, आरएच फैक्टर निगेटिव बना देते हैं माता को। आरएच फैक्टर निगेटिव किसको बना देते हैं, माता रानी को, यानी कि माँ को, यानी मदर को, राइट। और ये क्या हो जाएंगे, फादर क्या होंगे, आरएच फैक्टर पॉजिटिव होंगे। हमको क्या करना है कि हमें इनका रिएक्शन कराना है, तो रिएक्शन कराने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है, तो हमें एलील की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है, एलील की। एलील किसे बोलते हैं, तो ऐसा आपका कॉम्बिनेशन जिसमें पॉजिटिव, जिसमें मेल और फीमेल दोनों युग्मकों का कॉम्बिनेशन बने, यानी कि जो रिएक्शन करने के लिए रिएक्टिव होंगे उसे हम लोग बोलते हैं एलील्स। ये हालांकि आपने 10th में भी पढ़ा होगा, 12th में भी पढ़ना है आपको जब पढ़ेंगे मेंडल्स लॉ। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में, तो वहां पे एलील के बारे में, कैसे आपका रिएक्शन होता है, किस प्रकार से क्रॉस कराया जाता है, सभी केसेस को जानेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे ब्रीफ में बताने वाले आपको आरएच फैक्टर के बारे में। तो ये पिता अगर आरएच फैक्टर है तो इनके कॉम्बिनेशन, इनके बॉडी के अंदर आपका क्या होगा, आरएच, मतलब दोनों पॉजिटिव कंडीशन में रहेंगे, आरएच और आरएच, ये क्या हो गए, इनके एलिट्स बनेंगे, जबकि इनके क्या होंगे, दोनों स्मॉल में, चारों के चारों स्मॉल में होंगे। अब इनसे एलील अगर बनाया जाएगा तो इनसे एलील कितने बनेंगे, दो, आरएच और आरएच, राइट। और इनसे क्या बनेंगे, इनसे भी दो पार्ट, दो एलील बनेगा इंडिविजुअल होके, आपका क्या बनेगा, युग्मक बनेगा, और ये युग्मक इस फॉर्म में होगा। क्लियर है? अब ये चार युग्मक बन गया है, क्या बन गया है, युग्मक बन गया है। क्लियर है? अब जरा देखिए कि यहाँ पे अगर युग्मक का रिएक्शन इसमें अगर इनसे किया जाए, आपके माँ के युग्मक के साथ पिता का युग्मक अगर संलयन होगा तो ये क्या बनेगा, कैपिटल आर
यहाँ पे फिर स्मॉल आर दिया हुआ है, स्मॉल आर, यहाँ पे स्मॉल एच और यहाँ पे स्मॉल एच। क्लियर है? फिर इन्हीं का रिएक्शन यहाँ पे इनके सेकेंड वाले के साथ अगर कराया जाए तो क्या देखने को मिलेगा, कैपिटल आर, फिर वहां पे स्मॉल आर, फिर क्या स्मॉल एच और वहां पे फिर स्मॉल एच। क्लियर है? फिर इनका रिएक्शन किया जाए इनके माता के फर्स्ट युग्मक से तो क्या हो जाएगा, कैपिटल आर, उसके बाद क्या स्मॉल एच, सॉरी स्मॉल आर और आपका स्मॉल एच और स्मॉल एच। क्लियर है? फिर इनका रिएक्शन कराया जाए, इनका क्रॉस कराया जाए लास्ट वाले कॉम्बिनेशन के साथ तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल एच स्मॉल आर। ठीक है? तो यह कंडीशन आपका बनके तैयार हो गया। अब देखिए, कभी भी जब हम क्रॉस कराते हैं तो वहां पे दो प्रकार के गुण निकल के आते हैं। एक गुण को कहते हैं डोमिनेंट गुण। क्या कहते हैं को? डोमिनेंट गुण। और डोमिनेंट गुण को हिंदी में कहते हैं हम लोग प्रभावी गुण, प्रभावी गुण। और एक को क्या बोलते हैं, रिसेसिव गुण। क्या बोलते हैं? रिसेसिव क्वालिटी। तो रिसेसिव क्वालिटी को हिंदी में क्या कहते हैं, तो अप्रभावी गुण कहते हैं। क्या कहते हैं? अप्रभावी गुण कहते हैं। जरा देखिए, बात समझिए, कभी कभी आपको देखने को मिलता होगा कि पिताजी बहुत लंबे हैं और माँ एकदम नाटे कद की है। समझ लो कि अगर पिताजी की लंबाई अगर 6 फुट हो और मम्मी उनकी जो है वह 4-4.5 फुट की है मान लीजिए, तो उस कंडीशन में जो बच्चा पैदा होगा और बच्चा पैदा होने के बाद देखा गया कि एकदम लंबा हो गया बच्चा, बहुत लंबा हुआ है, 6 फीट से ज्यादा हुआ है लंबा, तो आप क्या कहेंगे, कहेंगे कि इनके अंदर पिता का गुण आया। ठीक है? अगर कोई लड़की हुई और क्या हो गई, वह 4.5 फीट की इनकी मम्मी है और वह 4.5 फुट से भी नीचे की हो गई, छोटी हो गई, तो क्या कहेंगे, इनके अंदर मम्मी का गुण है। तो डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड ये करता है कि वो गुण किसके अंदर किसका गुण आएगा। तो जिसका गुण आपको बाहरी रूप में फिनोटाइप में फिजिकली जो गुण आपको दिखाई पड़ेंगे उस गुणों को हम क्या कहते हैं, प्रभावी गुण या डोमिनेंट गुण कहते हैं। और जो गुण आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिसेसिव गुण या अप्रभावी गुण। क्लियर है आप लोग को? रिसेसिव गुण या अप्रभावी गुण कहते हैं। अब जरा देखिए, जरा यहाँ पे आपका क्या बनेगा, कॉम्बिनेशन ये बन रहा है कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल स्मॉल एच स्मॉल एच। अब जरा देखिए, यहाँ पे दो क्वालिटी है, जो कैपिटल आर वाला जो है वह प्रभावी होगा, ठीक है, और यह स्मॉल एच वाला एक जो है वो भी प्रभावी होगा, यही दोनों प्रभावी होगा। तो क्या निकल के आएगा, एक कैपिटल आर और एक स्मॉल एच, यही दोनों प्रभावी है। और ये दोनों प्रभावी है, वो कौन सा गुण है, यह आपका आर एच पॉजिटिव वाला है। आर एच फैक्टर जो है आपका पॉजिटिव वाला गुण निकल के आ रहा है। बात समझ आ रही है आप लोग को? मतलब प्रभावी गुण हमें यह देखना है कि इनसे जो हमें युग्मक प्राप्त हो रहा है क्या यह पॉजिटिव वाला का प्राप्त हो रहा है या फिर निगेटिव वाला का। तो यहां से निकाल ले हम लोग, तो कैपिटल आर यहाँ पे प्रभावी हो रहा है तो कैपिटल आर हो गया, फिर उसके बाद स्मॉल एच यहाँ पे प्रभावी है तो स्मॉल एच हो गया। मतलब कि यहाँ जो बच्चा पैदा होगा वह आर एच पॉजिटिव बच्चा पैदा होगा। क्लियर है आप लोग को? अब आरएस पॉजिटिव अगर बच्चा यहां से पैदा हो जाए, अगर बच्चा आए आरएस पॉजिटिव बच्चा अगर पैदा हो तो उस कंडीशन में क्या कह सकते हैं आप कि आरएस पॉजिटिव बच्चा पैदा हुआ, मतलब क्या कि यह जो फैक्टर जो बनेगा, यह केस जो बनेगा वह एक अलग फॉर्म तैयार करेगा। अलग फॉर्म कैसे तैयार करेगा, जरा उसे समझिए कि यहाँ पे जो बच्चे पैदा होंगे, पहले केस में आरएच पॉजिटिव बच्चा पैदा हुआ, दूसरे में इसमें भी कैपिटल आर एक स्मॉल एच है, यहां भी आर एच पॉजिटिव बच्चा पैदा हुआ, और यहां पे कहिएगा तो ये भी आर एच पॉजिटिव बच्चा पैदा हुआ, और यहां भी क्या मिला हमें, आर एच पॉजिटिव बच्चा पैदा हुआ। मतलब कहेंगे कि F1 पीढ़ी में, अर्थात F1 का मतलब होता है फर्स्ट जनरेशन, अर्थात कि पहले जनरेशन में जब पिता आर एच फैक्टर पॉजिटिव था और माता आर एच फैक्टर निगेटिव थी, तो उस कंडीशन में दोनों का क्रॉस कराया गया तो F1 पीढ़ी के अंदर सभी के सभी पॉजिटिव बच्चे हमें पैदा हुए, यानी कि सारे बच्चे क्या थे, पॉजिटिव केस में ही आपको पैदा देखने को मिले। क्लियर है आप लोग को ये केसेस? ये केस क्लियर है आप लोग को? अगर ये केस क्लियर है तो आपके मन में एक और ख्याल आता होगा कि अगर कोशिश करते हैं कि आरएच निगेटिव वाला केस पिता को बना देते हैं और आरएच पॉजिटिव वाला केस माता को बनाते हैं,
और तब देखने की कोशिश करते हैं कि जो बच्चा पैदा होगा वह किस केस में होगा। क्लियर है? चलिए जरा जानने की कोशिश करते हैं। एक और बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे हमने RH पॉजिटिव कहा, लेकिन यह जो होगा वो हाइब्रिड क्वालिटी का RH पॉजिटिव होगा। यह पूर्णता नहीं होगा, क्योंकि पूर्णता में दोनों R कैपिटल है, दोनों H स्मॉल है, लेकिन इसमें एक ही R कैपिटल है, मतलब यह प्योर नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, उसी का छाड़ होगा। छाड़ का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, उसी क्वालिटी का होगा, लेकिन ये आपका अलग किस्म का होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, आम भाषा में कहते हैं कि संकर बीज। जैसे जर्सी गाय है, तो जर्सी गाय वास्तव में वास्तविक गाय थोड़े ना जी, वास्तविक गाय जो हमारे देश में घरेलू गाय है वो गाय, और विदेशों में पाई जाने वाली हाइब्रिड जो गाय है, उन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक अलग किस्म बनी है, उस प्रकार की गाय है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो बनेगा, ये RH फैक्टर जो पॉजिटिव आएगा, ये भी अलग क्वालिटी वाला एक अलग फॉर्म का बनेगा। तो ये क्लियर हो गया केस पहला। इस केस का कंक्लूजन क्या निकलता है, देखिए, तो कंडीशन क्या पैदा होगा कि अगर मान लीजिए कि ये पिता है माता है, मैंने क्रॉस करके दिखा दिया। एक केस लेते, एक सिचुएशन लेते हैं कि एक दंपति है, हस्बैंड वाइफ है, और एक का पॉजिटिव और एक का निगेटिव है। जरा सा कोशिश करेंगे जानने की, RH पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर ये ब्लड ग्रुप कौन हो सकते हैं, ए बी या ए बी हो सकते हैं, ए ना होंगे जी। अगर एंटीबॉडी की बात कीजिएगा तो इसका एंटीजन की बात कीजिएगा तो इसका एंटीजन ए, इसका बी, और इसका ए और बी दोनों हो सकते हैं एंटीजन। क्लियर है आप लोग को? अगर यहाँ पे RH निगेटिव की बात कीजिएगा तो RH निगेटिव में क्या आएगा, हमारा O आएगा। कौन ब्लड ग्रुप आएगा, O ब्लड ग्रुप आएगा, और वो ब्लड ग्रुप का मतलब होता है सर्वदाता होगा, सर्वग्राही नहीं होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा आपका कि A रहेगा, B रहेगा, सॉरी O रहेगा, तो O के आपका पास कोई भी एंटीजन नहीं रहेगा, लेकिन इसके पास एंटीबॉडी क्या रहेगा, आपका अल्फा भी रहेगा और बीटा भी रहेगा। ठीक है, अब जरा केस देखिए कि यहाँ पे कोई भी नहीं रहेगा, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे बिल्कुल स्थान खाली है एंटीजन का। अब एंटीजन का स्थान खाली है, तो उस कंडीशन में जब इनके साथ, इनके ब्लड के साथ इनका ब्लड का कॉम्बिनेशन बनेगा, तो बच्चा क्या करेगा, बच्चा के अंदर RH पॉजिटिव आपका बन रहा है, RH पॉजिटिव बन रहा है, तो बच्चा क्या करेगा, अपने माँ के साथ ब्लड के साथ कॉम्बिनेशन बैठाने की कोशिश करेगा। तो माँ के ब्लड के साथ कॉम्बिनेशन बैठाने की कोशिश करेगा, तो RH पॉजिटिव वाला केस माँ के साथ भी चला जाएगा ना जी। धीरे धीरे माँ के केस में कुछ अपना स्थान बनाना शुरू करेगा, क्योंकि ब्लड से ही तो भोजन आना है। तो उस कंडीशन में RH फैक्टर पॉजिटिव वाला कुछ केस माता के अंदर भी चला जाएगा, और उस कंडीशन में जब दोनों एक जैसे मिलेंगे तो कॉम्बिनेशन बिगड़ता है। आपको पता है कि जमना शुरू हो जाता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो उस कंडीशन में जब तक पूरा बने तब तक बच्चा जन्म ले लेता है, तो उस कंडीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बच्चा लगभग सुरक्षित जन्म ले लिया। लेकिन जैसे दूसरी बार अगर गर्भधारण होगी, दूसरी बार पेट में बच्चा अगर हुआ, तो उस कंडीशन में क्या करेगा, फिर वो कॉम्बिनेशन बनाना चाहेगा, वो बच्चा अपने मम्मी के साथ कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करेगा। अब जरा समझिए कि जब कॉम्बिनेशन बनाएगा, पहले से वहां पर सेम चीज अवेलेबल है और एक और आदमी सेम चीज लेकर कॉम्बिनेशन बैठाएगा, तो दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा कि नहीं। जब दोनों चीजें एक जैसे हो, तो या इसके पास कुछ भी नहीं है तो ये चाहेगा आपसे ले ले, लेकिन जब इसके पास भी हो गया, इसके पास भी हो गया, तो बताइए दोनों एक साथ जुटेंगे जी, दोनों एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट करेंगे। तो सेम कंडीशन कॉन्फ्लिक्शन जो होती है वो बॉडी के अंदर होती है, और उस कॉन्फ्लिक्शन के अंदर माँ के शरीर के जो RH फैक्टर वाला पॉजिटिव वाला है वो ज्यादा प्रभावी हो जाता है। उस कंडीशन में बच्चे के शरीर के अंदर इतना ज्यादा टॉलरेंस पावर नहीं होता है कि ब्लड के उस टफ कंडीशन को अडेप्ट कर पाए, और उस कंडीशन में वह बच्चा मर जाता है। अर्थात कि RH फैक्टर पॉजिटिव निगेटिव वाला अगर केस हो, तो ज्यादा चांसेस है कि एक बच्चा जन्म सही सलामत लेगा, लेकिन उसके बाद जो बच्चे जन्म लेंगे वो मृत पैदा होंगे, बड़ा वहीं पैदा होगा। और बड़ा क्यों पैदा होगा, इसके रीजंस आपको जान लिए। इसके लिए ना कहिए कि टटोरम करा दे कि उनसे ठीक हो जाएगा, कोई नजर लगा दिया है हमारी बहुरानी को इसलिए मरा हुआ बच्चा पैदा हो रहा है, या फिर दूसरी शादी कर लेते तो होगा। तो ये कंडीशन, ऐसे कंडीशंस की आप लोग फॉलो नहीं करेंगे। आप जेन्युइन बात समझेंगे कि आपकी प्रॉब्लम, इसलिए कहा जाता है कि शादी से पहले टिप्पण मिलाइए चाहे ना मिलाइए,
कुंडली मिलाइए या नहीं मिलाइए, लेकिन कम से कम ब्लड ग्रुप, आरडीएस फैक्टर, ये सारी चीजें जरूर पता कर लीजिए, ताकि आपका आने वाला फ्यूचर और उस लड़की का आने वाला फ्यूचर दोनों बर्बाद ना हो। क्योंकि वो बच्चे अगर परेशान होंगे या कोई दिक्कत होगा तो कंडीशन में आप दोनों आदमी परेशानी में पड़ेंगे। इसलिए कुंडली पे भरोसा करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अच्छी चीज है, लेकिन आपको एक साइंटिफिक बातों पर भी ध्यान रखना चाहिए शादी से पूर्व, जिसकी चर्चा सामान्य रूप से नहीं की जाती हमारे समाज में। हमारे समाज में सिर्फ लेन देन की चर्चा की जाती है। तो बात वैसा नहीं बनिए, थोड़ा सा जागरूक बनिए और अपने समाज, घर, परिवार के लोगों को थोड़ा सा जागरूक कीजिए। ठीक है, यह जागरूकता आपके और एक पूरी परिवार को आगे बढ़ाने में आपकी मदद करेगी। आशा फ्रेंड्स, ये आरएस फैक्टर की केसेस क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।